स्वागत है आज की अपनी क्लास भारत का संविधान। आज हम लोग भारत के संविधान में जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है संविधान की अनुसूचियां। आज के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब अनुसूची से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। हर एग्जाम में इससे संबंधित 2 से 3 प्रश्न आते हैं। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मैं मात्र 12 मिनट में आपको तैयार करा दूंगा। कई ऐसी टिप्स बता देंगे कि आज के बाद आप अनुसूची कभी भूलेंगे नहीं, इससे संबंधित कोई प्रश्न कभी छूटेगा नहीं। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और बेल आइकॉन दबा लें ताकि सबसे पहले कोई भी अपडेट आप तक पहुंच सके। तो हम लोग शुरू करते हैं संविधान की अनुसूचियां। यहाँ प्रश्न ही प्रारंभ होगा। कहां से? कहता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? आपका जवाब होगा 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद आता है वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपका जवाब होगा 12। इसके बाद महत्वपूर्ण बात यह आती है कि किस अनुसूची में क्या लिखा है। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि हमारा देश पहले आता है, इसलिए पहली अनुसूची में उसी देश के विषय में लिखा है कि भारत संघ, उसके राज्य और उसके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो भारत संघ में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो सबसे अंत में बने हुए हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा भी है। लिहाजा पहली अनुसूची में भारत के विषय में लिखा गया है, उसके राज्यों के विषय में लिखा गया है। यहां से ये बात भी आपको समझ आनी चाहिए कि अगर भारत में किसी नए राज्य का सृजन करना है अथवा किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है अथवा किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो हमें पहली अनुसूची को संशोधित करना होगा। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो तुरंत आप समझ लीजिएगा कि जो विषय जिस अनुसूची में उल्लिखित होता है उससे संबंधित अगर हमें संशोधन करना होगा तो उसी अनुसूची को संशोधित करना होता है। तो ये बात हमें पता चल गई कि भारत का कोई राज्य, संघ शासित प्रदेश अथवा उसके नाम में कोई बदलाव करना है तो हमें अनुसूची पहली को संशोधित करना होगा। इसके बाद अनुसूची 2 आती है। बहुत ही आसान सी बात है। दूसरे नंबर पर जो हमारे देश के बड़े पदाधिकारी हैं वो आते हैं। तो अनुसूची 2 में इसी संवैधानिक पदाधिकारी, जो बड़े संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनके वेतन भत्ते और पेंशन के विषय में कहा गया है। वो संवैधानिक पदाधिकारी कौन है? उनमें राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उनके उपाध्यक्ष हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सह न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, सह न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के निर्वाचन आयुक्त, ये सब संवैधानिक पदाधिकारी आते हैं जिनके वेतन भत्ते और पेंशन के विषय में यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ध्यान रहे, इन सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन तय करने का एकमात्र अधिकार संसद के पास है। यानी इनके वेतन भत्ते और पेंशन कौन तय करता है? संसद तय करता है। इनके लिए कोई अलग से वेतन आयोग नहीं बनता है। तो अब अगर ये भी प्रश्न आएगा तो आप जवाब दे देंगे। अगर कोई कहता है कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते कौन तय करता है, आपका जवाब होगा भारत की संसद। इसके बाद अनुसूची 3 आती है। तो अनुसूची 3 बिल्कुल अनुसूची 2 से जुड़ी हुई है। अनुसूची 3 में इन्हीं संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप लिखा हुआ है कि भारत का कौन संवैधानिक पदाधिकारी, अर्थात जैसे राष्ट्रपति है, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, भारत का निर्वाचन आयुक्त है, वह कौन सी शपथ लेगा, वह सब कुछ इस तीसरी अनुसूची में दर्ज है। किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी की शपथ का प्रारूप इसमें दर्ज है। शपथ का एक निश्चित प्रारूप होता है जो कि संविधान में दर्ज है। तो अनुसूची 2 अनुसूची 3 से लिंक हो गई। इसके बाद अनुसूची 4 की बात करें तो अनुसूची 4 में वही जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनमें राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों का आवंटन है। यानी किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, यह बात अनुसूची 4 में लिखी हुई है। इसके बाद की जो अनुसूचियां हैं वो और आसान हो जाती हैं। अगर अनुसूची 5 की बात करें तो अनुसूची 5 में SC ST अर्थात अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात
क्षेत्रों के प्रशासन और उनके नियंत्रण के विषय में लिखा गया है। और ध्यान रहे, अनुसूची 5 अनुसूची 6 एकदम से एक दूसरे से लिंक है। अनुसूची 6 में यही असम, त्रिपुरा यानी जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, वहां के जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के विषय में लिखा गया है। क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के ऐसे राज्य हैं जो अति पिछड़े हैं, जहां अनुसूचित जनजातियों की आबादी काफी अधिक है, लिहाजा उनके प्रशासन के विषय में लिखा गया है। इसके बाद जब अनुसूची 7 पे हम लोग आते हैं तो अनुसूची 7 बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत अधिक पूछी जाती है। और अनुसूची 7 केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है, अर्थात केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, यह अनुसूची 7 में लिखा गया है। और इस अनुसूची 7 में 3 अन्य सूचियां हैं, या हम कहें उप सूचियां हैं, जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहा जाता है। संघ सूची में वह विषय दर्ज होते हैं जिस पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्र का होता है। राज्य सूची में वे विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है। और समवर्ती सूची में वो विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है। तो समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं। यहाँ एक ये बात भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भारत में संघीय संविधान है, लिहाजा अगर केंद्र और राज्य के कानूनों में किसी तरह का कोई टकराव होता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है। यह बात हमें समझ लेनी चाहिए। इसके बाद अनुसूची 8 आती है। अनुसूची 8 एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। यह भाषाओं से संबंधित अनुसूची है। इसमें भारत में जो संविधान में उल्लिखित भाषाएं हैं उनका जिक्र किया गया है। वर्तमान में संविधान में उल्लिखित भाषाएं 22 हैं। यहाँ हमने 14+8 लिख रखा है। जब मूल संविधान था वहां 14 भाषाएं थी, वर्तमान संविधान में अब 22 भाषाएं हैं, यानी 8 भाषाएं संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई हैं। तो 3 प्रश्न यहाँ पर बनते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, आपका जवाब है 22। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, जवाब होगा 14। अगर यह पूछा जाए कितनी भाषाएं संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई, आपका जवाब होगा 8। और मैं ये भी बता दूं कि ये कौन कौन सी भाषाएं हैं जिन्हें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है। तो मैं आपको बता दूं, भाषाओं से संबंधित पहला संशोधन 21वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा एक भाषा जिसे सिंधी अथवा सिंधवी कहा जाता है यह जोड़ी गई थी। और यह संशोधन जो है 1967 में हुआ था, 21वां संविधान संशोधन। इसके बाद भाषाओं से संबंधित दूसरा संशोधन 71वां संविधान संशोधन हुआ। इसके द्वारा 3 भाषाएं संविधान में जोड़ी गई, और वो 3 भाषाएं थी नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ये 3 भाषाएं संविधान में जोड़ी गई। यहाँ मैं आपको उल्लेख कर दूं कि जो नेपाली भाषा है, नेपाली एक विदेशी भाषा है। इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि वह कौन सी विदेशी भाषा है जिसे भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया है। वह नेपाली भाषा है, और इस नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है। अब तीसरा संशोधन याद करना कितना आसान है, ये ट्रिक आप देख लें। ये 21वां था, ये 71वां था। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 92 बनता है। तो भाषाओं से संबंधित तीसरा संशोधन 92वां संविधान संशोधन, जिसके 92वां संविधान संशोधन कहते हैं, वो हुआ था। और इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। उनका नाम था बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। ये 4 भाषाएं संविधान में जोड़ी गई थी। इस प्रकार भाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई थी। बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली को हम याद कर सकते हैं BSDM, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। इस प्रकार संविधान में 22 भाषाएं हो गई। अब प्रश्न पूछा जाएगा 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, आप बता देंगे भाषाओं से। पूछा जाएगा भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है, आप बता देंगे 8वीं अनुसूची है। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 8 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं संशोधन के बाद जोड़ी गई, 4 भाषाएं संशोधन के बाद जोड़ी गई। इसके बाद की जो अनुसूचियां आती हैं, चूंकि ये सभी अनुसूचियां संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई है, लिहाजा आपकी परीक्षाओं के लिहाज से ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेहद आसान भी है। 9वीं अनुसूची जो थी वह पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। भूमि सुधार से संबंधित यह अनुसूची थी। इसमें भूमि से संबंधित हुए मामले दर्ज किए गए हैं जिनके खिलाफ
सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। यानी राज्य अगर भूमि अधिग्रहण करती है, राज्य से मतलब जो आपकी केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, अगर भूमि अधिग्रहण करती है तो इससे संबंधित मामलों में आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। लेकिन वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि अगर 9वीं अनुसूची में उल्लिखित विषय में भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, अगर वह मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित हो, तो इससे संबंधित भी आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, बशर्ते कि मामला आपके फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ हो। तो पहली अनुसूची थी जो संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई थी, इसलिए इस परीक्षा में बहुत पूछी जाती है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। आप बता देंगे 1951 में। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। संबंध किससे है? भूमि सुधार से। इसके बाद 10वीं अनुसूची की बात करते हैं, बहुत आसान है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था और ये दल बदल से संबंधित अनुसूची थी जो संविधान में जोड़ी गई थी। याद करने के लिए भी आपकी आसान ट्रिक है, 10वीं में दा आता है, दल में दा आता है, तो दा को दा से मैच करा लीजिए या दादा याद कर लीजिए। तो 10वीं अनुसूची दल बदल, यह दल बदल से संबंधित अनुसूची थी और इसी अनुसूची में कहा गया है कि अगर किसी राजनीतिक दल के 2/3 से कम सांसद, विधायक यानी सदस्य टूटते हैं तो फिर उन पर दल बदल कानून लागू होगा और ऐसे सभी सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है। जब भी आप एग्जाम दें, अक्सर वहां दिखा करती है, बोलता है 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, आप कहेंगे दल बदल से। कौन सा संविधान संशोधन है? 52वां संविधान संशोधन है। इसके बाद अगर हम लोग 11वीं अनुसूची पर आते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था। इसके द्वारा यह 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 11वीं अनुसूची का संबंध ग्राम पंचायतों से है। इन्हीं ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यहाँ भी याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है आपके पास कि 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत, यानी गा से गा मैच कर रहा है। हमने लिख लिया गंगा, आपने याद कर लिया 11वीं ग्राम पंचायत, तो इससे भी आप कभी भूलेंगे नहीं। इसी 11वीं अनुसूची के द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और ये 11वीं अनुसूची के जो प्रभाव थे उन्हें लागू किया गया था 24 अप्रैल से, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। इसके बाद जब हम लोग 12वीं और अंतिम अनुसूची की बात करते थे, तो जो 12वीं अनुसूची है ये 74वां संविधान संशोधन था 1992-93 का और इसके द्वारा जो आपके शहरी निकाय क्षेत्र हैं उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिनमें आप जानते हैं नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम आते हैं। तो 12वीं अनुसूची के द्वारा इन्हीं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तब से जो आपका नगर निगम में मेयर है वह संवैधानिक हो गया, जो पार्षद है वह संवैधानिक हो गया। तो ये 12 अनुसूचियां थी जो भारत के संविधान में है। अंग्रेजी में इन्हीं को शेड्यूल्ड कहा जाता है। इन 12 अनुसूचियों को याद करना बेहद आसान है अगर आप थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। यह 12 की 12 अनुसूचियां कभी आप भूलेंगे नहीं, यानी 12 अनुसूचियां 12 मिनट में याद कर सकते हैं और अपनी परीक्षा में 2 से 3 अंक हर बार आप सुरक्षित कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रहे, आप थोड़ा सा ध्यान से वीडियो देखेंगे, आपका कोई अंक छूटेगा नहीं। ये थी संविधान की अनुसूचियां। इसके आगे की बात हम लोग आगे की वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।